चलो शुरू करते हैं सेशन अपना। बाइनोमियल थ्योरम। देखो बाइनोमियल थ्योरम में क्या है, देखो तीन टर्म्स बता रहा हूँ आपको। पहले एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, फिर उसके बाद बाइक्वाड्रेटिक, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। देखो दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे दो टर्म, पर ये भी एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली है, दोनों ऐड होकर कितना बन जाएगा 3x। तो इन टोटल वैरायटी कितनी है एक्स की पावर की, ये भी एक्स की पावर 1 है, ये की पावर 1 है, तो ये टोटल एक्स की पावर 1 ही है। तो एक की वैरायटी है, तो इसको बोला जाता है मोनोमियल। मोनोमियल माने 1। कि कितनी अलग अलग डिफरेंट टाइप की टर्म्स के अंदर, तो एक ही टर्म है 2x प्लस एक्स को ये नहीं कहेंगे कि दो टर्म्स हैं, एक ही टर्म है, तो मोनोमियल कहेंगे इसको। उसके बाद बाइनोमियल, देखो ये x अलग है, ये y अलग है, तो दो टर्म्स दिख रहे हैं तो बाइनोमियल। ये x स्क्वायर है, ये x है, और ये कांस्टेंट टर्म है, तीन डिफरेंट टर्म दिख रही है तो ट्राइनोमियल। ठीक। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम कहती है यूज कहाँ पर होता है, देखो ध्यान। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब भी पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल पावर 4 भी निकाल सकते हैं। पर अगर कोई बोलता है एक्स की पावर 100 निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये मैनुअल काम तो किया नहीं जा सकता, तो इसके लिए हमें एक बाइनोमियल थ्योरम की रिक्वायरमेंट है। वो कहाँ से आई, क्या थ्योरम है, उसके लिए पीएनसी थोड़ा सा आना, पर हमने पीएनसी तो पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम पे ही जो चाहिए उसका यूज लूंगा। फिर देखो एक्स प्लस वाई का होल पावर n है जो, इसके कोफिशिएंट्स आएंगे NC0, फिर NC1, फिर NC2, फिर NCR, NCN, ऐसे कोफिशिएंट चलते रहते हैं। ध्यान क्या देखना है, जैसे C के नीचे 0 है तो Y के ऊपर भी वही वाला नंबर जाएगा, C के नीचे 1 है तो Y के ऊपर भी 1 जाएगा, C के नीचे 2 है तो Y के ऊपर 2 जाएगा। X के ऊपर कौन जाएगा, N में से 0 गया, कितना होता है N में से 0 गया तो N, N में से 1 माइनस हुआ तो कितना N माइनस 1, N में से 2 गया तो N माइनस। तो ध्यान क्या रखना है, x प्लस वाई की होल पावर n करने के लिए जो x होता है उसकी पावर कितनी होती है, n में से जो आप नीचे सब्सक्रिप्ट रखा हुआ है c का वो माइनस करके। यहाँ पे x की पावर सेकंड टर्म में क्या होगी n माइनस 1, फिर n माइनस 2, और y के ऊपर कौन जाता है, जो c के नीचे होता है वही जाता है। बीच में एक टर्म भी आएगी ऐसी जैसे NCR, तो x की पावर कितनी बन जाएगी n माइनस आर, y की पावर कितनी बन जाएगी r। अच्छा आपको इतना पता होगा जैसे NCR होता है तो R जो होती है लेस देन इक्वल टू n होती है, हमेशा लेस देन इक्वल टू n। तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, C के नीचे मैक्सिमम कितना आ सकता है, n आ सकता है। तो उस केस में x की पावर कितनी n माइनस n 0 और y की पावर n। अब ध्यान से नोट करने वाली बात क्या है, ये वाली टर्म क्या है T1, ये वाली क्या है T2, ये क्या है T3। अब T3 लिख रहा हूँ, T3 लिख रहा हूँ तो C के नीचे आ रहा है 2, यहाँ पे T2 लिख रहा हूँ तो C के नीचे आ रहा है 1, यहाँ पे T1 लिख रहा हूँ तो C के नीचे आ रहा है 0, तो नीचे कम आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे C के नीचे कितना आया हुआ है R, तो ये वाली कौन सी टर्म होगी आपकी TR प्लस 1, TR प्लस 1, क्योंकि C के नीचे क्या आता है, इससे एक कम आता है। तो NCR, जैसे यहाँ पे T3 था तो C के नीचे 2 आया था, तो NCN है तो ये कौन सी टर्म होगी, T प्लस 1 टर्म होगी। ठीक, ध्यान क्या देना है आपको, जब यहाँ पे पावर 2 होती है तो टोटल कितनी टर्म्स आती हैं, 1 2 3, पावर 3 होती है तो कितनी टर्म्स आती हैं, 1 2 3 4। ठीक, x प्लस वाई की होल पावर 4 है तो कितनी टर्म्स आएंगी 5। अगर यहाँ पे 100 है तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी 101। और जनरल टर्म लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अगर पहली टर्म लिखनी है तो यहाँ पे c के नीचे 0 आता है, T2 लिखना है तो c नीचे 1 आता है, r प्लस 1 लिखना है तो c के नीचे r आता है। ठीक, तो ये चीज होगी अपनी क्लियर। अच्छा पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए अगर इस सेक्शन आपको खोलनी है। इंटीजर नहीं मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए। जी, एक्स प्लस वाई की होल पावर 0 तो कितना ही होता है 1 होता है, उसके बाद पावर क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका वैलिड रहेगा। ठीक, इतना बाइनोमियल थ्योरम हमने बेसिक जाना। अब हाईलाइट्स देखो, हाईलाइट्स माने जनरल चीजें जो हम देखेंगे। देखो एक्स प्लस होल पावर खोलोगे तो ये दुनिया भर की इतनी सारी चीजें खुल जाएंगी। कितनी चीजें खुली, टोटल n+1 टर्म्स खुली। कितनी खुली, n+1 टर्म्स खुली। अच्छा इसमें जनरल में ये लिखूंगा, जनरल टर्म मैंने आपको बताई दी ये वाली होती है। यहाँ पे अगर r+1 है तो c के नीचे r, x के ऊपर n-r और y की पावर r, इतनी चीज हुई। अच्छा x प्लस वाई की होल पावर n को यहाँ तो इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखा है, या इसको समीशन फॉर्म में मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, समीशन r0 से लेके n। तो पहली टर्म T1 है तो r की जगह क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए पहली टर्म के लिए। तो TR+1, r को 0 पुट करूंगा तो पहली टर्म आएगी T1, और T1 लिखने के लिए आप क्या करोगे, r की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। आपको क्या चाहिए,
1 चाहिए तो R0 पुट करोगे तो NC0 x की पावर n y की पावर 0, तो पहली टर्म आ जाएगी। आखिरी टर्म कौन सी होगी? n+1 वाली टर्म होगी। कौन सी होगी? Tn+1 वाली। तो उसके लिए r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? r की वैल्यू होनी चाहिए n। Tn+1 आखिरी वाली टर्म आ जाएगी और r की जगह यहाँ पर क्या पुट कर दोगे? n, तो वहां से ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं NCn ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और अब आप क्या कर सकते हो, इस Tr+1 की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, x+y की होल पावर n को आप ये भी लिख सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको बता दी, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको बता दी, नंबर ऑफ होती है n+1। ठीक, अब नेक्स्ट है, देखो पीएनसी थोड़ा बहुत तो यूज होगा ही होगा, ये वाला जो चीज है पीएनसी वाला पार्ट में भी बताने का। यहाँ से करते शुरू। सम ऑफ पावर्स ऑफ ईच टर्म x की पावर n के अंदर क्या होता है, कहता है कि यहाँ से नोट करने वाली बात देखो क्या है, नोट करने वाली बात है ये वाली, देखो जितनी भी टर्म्स खुली x और y की नेट पावर कितनी है मिला के, n+0 कितना होता है n। इधर भी इस टर्म में भी दोनों की नेट पावर टोटल मिला के कितनी है n, n-2 भी कितना है n। आखिरी टर्म में भी 0+n कितना है n। तो जितने भी बाइनोमियल के अंदर टर्म्स खुलेंगी हर एक की पावर, वेरिएबल्स की टोटल पावर मिला के कितना सम n होगा। ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। अच्छा, अब एक और चीज देखो, इस NC0 को, NC1 को, सिमिलरली NC2 को और NCn को, मतलब वेरिएबल वाले पार्ट को छोड़ के, x और y को छोड़ के जो आपको ये C वाली चीज दिख रही है वो बोला जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या बोला जाता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो x+y की होल पावर n में टोटल बाइनोमियल कोफिशिएंट कितने आएंगे? एक NC0, एक NC1 आएगा, अप टू NCn आएगा, तो इतने बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है, तो x+y की होल पावर n में बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन से हैं? एक NC0 है, अगला NC1 है, NC2 है, अप टू NCn तक है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हो तो वेरिएबल पार्ट को छोड़ के जो भी चीज लिखी होती है उसको क्या बोला जाता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, डाउट आप अपने चैट बॉक्स पे लिख दो, वही मैं पढ़ूंगा, वहीं से समझ आ जाएगा कि आपका डाउट क्या है। तो NC0, NC1, NC2, NCn ये सब क्या बोला जाता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। सम ऑफ पावर्स ऑफ ईच टर्म इज n। इतनी सी चीज क्लियर हुई। अब ध्यान से देखो, सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कितना होगा? सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना होगा? अब नोट करने वाली बात देखो क्या है, अगर मेरी ये एक्सपेंशन है, चैट पे क्या पूछ रहा है सर, बट होती है बोल करने का, देखो x+y की होल पावर n है, मैंने कहा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम चाहिए। बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम मतलब NC0 प्लस NC1 NC2 प्लस NCr अप टू NCn, इनका सम चाहिए। वो कैसे आएगा? अगर x और y गायब हो जाए, x और y हट जाए, तो अपना क्या बचेगा? यहाँ पे NC0 बच जाएगा, यहाँ पे NC1 बच जाएगा, यहाँ पे NC2 बच जाएगा, यहाँ पे NCr बच जाएगा, यहाँ पे NCn बचेगा। x और y को गायब करने का तरीका कि x को भी 1 कर दूं और y को भी 1 पुट कर दूं। x को भी अगर 1 पुट कर दिया, y को भी 1 पुट कर दिया, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? 1+1 की होल पावर n कितना हो जाएगा? 2 की पावर n। राइट साइड में क्या होगा? x और y को 1 पुट करूंगा तो 1 की पावर कुछ भी होता है तो वो 1 होता है, तो ये चीज 1 बन जाएगी। सिमिलरली ये वाली चीज भी 1 बन जाएगी, सिमिलरली ये वाली चीज भी बन जाएगी और ये वाली चीज भी 1 बन जाएगी। तो बचेगा क्या? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCr अप टू NCn, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 की पावर n के। तो ये चीज याद रखनी है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना होता है? 2 की पावर n होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना होता है? C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये अंडरस्टूड है, अगर C के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा तो वो क्या होगा? n होगा। ठीक है, NC0 प्लस NC1 NC2 अप टू NCn की पावर n होगा। ठीक, अब एक और चीज देखो, एक तो चीज मैंने लिखी है x+y का होल स्क्वायर, दूसरी लिखी है x+2y का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, मैं बोलता हूँ कि एक सेकंड रुको, होल्ड करो, एक सेकंड, क्वेश्चन पे आते हैं, वहां से ज्यादा क्लियर होगा। यहीं से देखो, अब मैंने अगर बोला कि x+y की होल पावर 2 है, x+y की होल पावर 2 है, बेटर रहेगा कि यहाँ पे देखो,
ये देखो यहाँ पे तो x प्लस वाई की होल पावर n था, तो आया था nc0, यहाँ पर आया था x की पावर n, यहाँ पर आया था y। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ इस y की जगह यहाँ पर होता अगर 2y, क्या होता 2y, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर nc0 आता, यहाँ पर x आता, इस y की जगह कितना आता 2y आता, इस y की जगह भी 2y आता, इस y की जगह भी 2y आता। उस केस में क्या होता, अगर मैं x और y को 1 पुट करता, x और y को 1 पुट करता, तो y की पावर 0, मतलब यहाँ पे 2y होता, 2y की पावर 0 तो कितना होता, यहाँ पर कितना होता है 2y की होल पावर 1, y को 1 पुट कर दिया तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बचता 2 बचता। यहाँ पर क्या होता है 2y की होल पावर 2 है, मैंने y को 1 पुट किया तो कितना बचता है 2 की पावर 2 बचता। तो nc2 की जगह और भी टर्म्स आ रही हैं, जैसे 2 की पावर 2 बच रही है, यहाँ पर 2 की पावर 1 बच रही है x और y को 1 पुट करने पर। उस केस में सिर्फ ये नहीं बच रहा कि nc0 है, nc1 है, nc2 है, अगर यहाँ पर x और y है सिर्फ, तो 1 पुट करने पर nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 बच रही है, तो x और y को 1 पुट करने पे मेरे को बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम मिल रहा है। पर अगर y की जगह 2y है, तो यहाँ पर तो फिर nc0 के साथ 2 वाली टर्म रही है, nc1 के साथ यहाँ पे 2 इंटू वाई है, फिर nc2 इंटू 2y का होल स्क्वायर है, x को 1 y को 1 पुट करके मेरे पास क्या बच रहा है nc0 बच रहा है, फिर क्या बच रहा है nc1 इंटू 2, फिर क्या बच रहा है nc2 इंटू 2 की पावर। अभी nc0 जो चीज है ये किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है x की पावर n का और y की पावर 0 का। nc1 इंटू 2 ये किसका कोफिशिएंट होगा, x की पावर n माइनस 1 का और y की पावर 1 का, ये इसका कोफिशिएंट है। अगर मैंने x को 1 और y को 1 पुट किया, ये चीज तो 1 हो जाएगी, ये चीज 1 हो जाएगी, सिमिलरली यहाँ की चीज भी 1 हो जाएगी और ये बचेगा। अब इसका सम आ रहा है मेरे पास, सम आएगा nc0 प्लस nc1 इंटू 2 प्लस nc2 इंटू 2 स्क्वायर। इस केस में मुझे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम नहीं मिलेगा, इस केस में मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअल के कोफिशिएंट्स का। इस केस में x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1 का कोफिशिएंट ये बन चुका है, nc1 नहीं रहा, अब कौन बचा है nc1 इंटू 2। तो अगर x y होते हैं, सिर्फ x और y होते हैं, तो अगर x और y को 1 1 पुट करता हूं तो मुझे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम मिलता है। पर अगर x की जगह कुछ और है, y की जगह कुछ और है, तो कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, nc0 के साथ कोई और चीज मल्टीप्लाई हो सकती है, nc1 के साथ कुछ और चीज मल्टीप्लाई होती है, तो फिर उस केस में क्या बचता है, मेरा कोफिशिएंट आता है nc1 इंटू 2। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, ये क्या है, कोफिशिएंट है, क्योंकि nc1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस केस में मेरे को किसका मिलेगा, कोफिशिएंट्स का सम मिलेगा, x को 1 और y को 1 पुट करने पर। अगर x और y सिंपल होते, y के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, उस केस में मुझे किस सम मिलता है, x और 1 को पुट करके बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम मिलता। और इन एक्चुअल में आपको याद भी रखना है कि nc0 प्लस nc1 अप टू ncn, ये तो हमेशा कितना ही होता है, प्लस ncn, इसका सम हमेशा कितना होता है 2 की पावर n होता है, इसका हमेशा सम कितना होता है 2 की पावर n। पर इनका कुछ अगर यहाँ पर कोफिशिएंट और आ जाए, nc1 के साथ जैसे 2 मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर कुछ यहाँ पर मान लो 2 की पावर n मल्टीप्लाइड है, तो आंसर 2 की पावर n थोड़ी ना आएगा, फिर तो कुछ और आएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक। अब इसमें x को 1 पुट करोगे, y को 1 पुट करोगे, तो किसका सम आएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आ जाएगा। कितना आना चाहिए वो, 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2, ठीक। ये कितना होता है 4, कितना होता है 4, क्योंकि 2 की पावर n होता है, n की वैल्यू 2 है, तो ये कितना आएगा 4। और यहाँ से भी लेफ्ट साइड में पुट करो, x को 1 y को 1, तो यहाँ से भी 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आ गया, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, x प्लस 2y का होल स्क्वायर करोगे, तो इस बार आपका जो सम आएगा, x को 1 और y को 1 पुट करके, वो सम ऑफ कोफिशिएंट्स आएगा, ना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम तो अभी भी कितना होगा, 2 की पावर 2 कितना 4। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट तो वही होते हैं, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। पर अगर कोफिशिएंट का सम चाहिए, मैं यहाँ पे x को 1 पुट करूंगा, y को 1 पुट करूंगा, तो जो भी सम आएगा, देखो x को 1 और y को 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 1 बन जाएगी, ये वाली टर्म 1 बन जाएगी, ये वाली टर्म 1 बन, जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट का सम आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, कोफिशिएंट का सम 9, ठीक। निकालना है, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, पुट ऑल द वेरिएबल्स 1, इसके अंदर x को 1 y को 1 पुट किया, तो सम ऑफ अपना कोफिशिएंट
तो अगर पूछते हैं ना सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट लेके आना है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट तो पावर 2 है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट तो तीन ही तरह के आएंगे, 2c0, 2c1, 2c2। बाइनोमियल कोफिशिएंट तो यही होते हैं, पावर 2 है तो तीन ही बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे और इसका सम कितना हो जाएगा 2 की पावर n। n की वैल्यू 2 है तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। एनसीआर आपको पता है एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। इसमें बोला जाता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल। ठीक, कैसे, फिर से देखते हैं अपने ओरिजिनल इक्वेशन पे जाके देखते हैं दोबारा से। ये देखो, ये आपकी पहली टर्म NC0, ये कौन सी टर्म है NCN। अब NCN और NC0 तो बराबर होते हैं। यहाँ पर कौन है NC1, इससे पहले कौन सा आना था, इससे पहले आना था NCN-1, NCN-1। अब NC1 और NCN-1 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो पहली और आखिरी का कोफिशिएंट सेम होता है, सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम होता है, ये लिखा है यहाँ पे। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल। ठीक, NCR इज इक्वल टू NCN-R। जो पहली टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा और जो आखिरी टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद देखो, अब मुझे निकालना है n-y की होल पावर n, x माइनस y की होल पावर n। हमें x प्लस y की होल पावर n तो पता ही था कितना होता है, x प्लस y की होल पावर n पता था कितना होता है। अब उसमें क्या करो, y को x प्लस x माइनस y को क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस होल माइनस y, होल माइनस y की होल पावर n। क्या करूं, प्लस वाई की होल पावर n की एक्सप्रेशन आई थी, उसमें y की जगह मैं रख देता हूँ माइनस वाई, तो y की जगह रख दिया माइनस वाई, y की जगह रख दिया माइनस वाई, y की जगह रख दिया माइनस वाई। अब ध्यान से करने की चीज देखो, माइनस वाई की पावर 0 तो कितना होगा 1, बचेगा यहाँ पे NC0 इंटू एस की पावर n। अब माइनस वाई की पावर यहाँ पे 1 है, तो नेक्स्ट साइन यहाँ पर प्लस की जगह क्या रहेगा माइनस, फिर यहाँ पे माइनस वाई की पावर 2 है तो यहाँ पर क्या रहेगा प्लस। अगला क्या आएगा, माइनस वाई की पावर 3, तो वहां पर क्या आ जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलते रहेंगे। तो इसमें आखिरी टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, NCN x की पावर 0 माइनस y की पावर n। अब डिपेंड करेगा यहाँ पर एक्चुअल में साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा माइनस, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस n के ऊपर। n अगर ये ओड हुआ तो यहाँ तो माइनस साइन आ जाएगा, n अगर इवन हुआ तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। तो हम आखिरी टर्म का साइन नहीं लिख सकते, जैसे इनका साइन तो लिख दिया कि इसका प्लस आएगा, ये पहला टर्म तो प्लस है, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस है अगला माइनस हो जाएगा। आखिरी टर्म का मैं साइन अभी नहीं लिख सकता हूँ, वो डिपेंड करें ओड है या फिर इवन है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट इसकी एक्सपेंशन देखो, 1 प्लस एक्स की होल पावर n की। लिखने का तरीका वही NC, मैं आपको फिर से एक चीज बताता हूँ जो बच्चे भूलते रहते हैं अक्सर। आपको क्या करना होता है, जब एक्सपेंशन लिखते हो, एक्सपेंशन के लिए क्या करना होता है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, जो c के नीचे आता है वो y के ऊपर जाता है, x के ऊपर कौन आता है n और 0 का डिफरेंस। अब देखो x प्लस वाई की होल पावर n है, तो ये चीज आ गई। अब मैं क्या कह रहा था आपको, y के ऊपर कौन आता है, जो c के नीचे होता है, और x के ऊपर कौन आता है, इन दोनों का डिफरेंस। इस चीज को नोट करना है। ये टर्म कौन सी होती है, ये वाली x, ये y कौन सा होता है, ये दूसरे वाला। इसी को देख के मैं अब दो इंपॉर्टेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, दो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन लिख रहा हूँ। कौन कौन सी है, 1 प्लस एक्स की 1 माइनस एक्स की। देखो पहली टर्म तो आएगी NC0, 1 के ऊपर कौन आएगा, 1 के ऊपर आएगा n माइनस 0, 1 के ऊपर n माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, और x के ऊपर कौन आएगा 0। दूसरी टर्म क्या होगी NC1, इस ये दूसरी टर्म है, y की जगह यहाँ पर x है, तो x के ऊपर कौन जाएगी पावर, जो c के नीचे होती है, 1 आ गई। और 1 के ऊपर क्या आनी थी n माइनस 1, 1 के ऊपर तो कोई भी पावर आती रहेगी, वो तो 1 होता जाएगा। आपको बस ध्यान क्या रखना है, NC0 तो दूसरी टर्म के ऊपर ही पावर कौन सी, जो c के नीचे सब्सक्रिप्ट, NC1 दूसरी टर्म के ऊपर पावर 1, NC2 x के ऊपर पावर 2, दूसरी टर्म NCN x के ऊपर पावर n। इतनी सी क्लियर। फिर 1 माइनस एक्स की होल पावर n, अब माइनस साइन आ गया तो ऑल्टरनेट चलेंगे, माइनस एक्स की पावर 0, फिर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर। आखिरी का मेरे को पता नहीं है कि n ओड है या इवन है, तो इसलिए माइनस एक्स की होल पावर n लिखूंगा, बाहर का साइन बाद में पता चलेगा जब n ओड होगा या फिर इवन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। कह रहे इसकी एक्सपेंशन में x की पावर 6 का कोएफिशिएंट निकालो, इसका x की पावर 6 का। ठीक, अब ध्यान
कोफिशिएंट निकालने के लिए तो हमें इसका पता होता है कि x प्लस वाई की होल पावर n होता है, जब x प्लस वाई का होल पावर n होता है। तो अगर मुझसे पूछता है कि x की पावर का कोफिशिएंट निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, टी आर प्लस वन की एक्सपेंशन यूज करता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r। मुझे तो दो टर्म्स को हैंडल करना आता है कि यहाँ पे दो टर्म्स हो। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर दिक्कत ये आ चुकी है, यहाँ पे तो चार टर्म्स दे दिए अंदर, यहाँ पे दे दिए चार टर्म्स। तो कभी भी अंदर चार टर्म्स है, पांच टर्म्स है, छह टर्म्स है, तो दिमाग हमें थोड़ा डिफरेंट टाइप से लगाना पड़ेगा, मतलब हमें उसको रीअरेंज करके दो टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब किसके इक्वल होता है, वन एक्स क्यूब के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वन प्लस एक्स क्यूब के इक्वल होता है। तो वन प्लस एक्स क्यूब के इक्वल होता है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये चीज बन जाएगी मेरी वन प्लस एक्स का होल क्यूब, वन प्लस एक्स का होल क्यूब और ऊपर पावर 15 है, तो नेट क्या बन जाएगा, ये वन प्लस एक्स की होल पावर 15। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि एक्स की पावर 6 निकालो किसके अंदर, वन प्लस एक्स की पावर 45 में। ठीक, अब मुझे इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, 45 सी आर, 45 सी आर कौन सी टर्म है, ये जनरल टर्म लिख रहा हूँ इसकी, आर प्लस वन, 45 सी आर, वन की पावर 45 माइनस आर और साथ में x की पावर आर। अब मुझे उसने क्या पूछा है कि x की पावर क्या चाहिए, 6। तो जनरल टर्म तो मेरी ये है, इस x r कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, उसने बोला है r कितना होना चाहिए, 6। तो मैं r की वैल्यू क्या पुट करूंगा, यहाँ पे 6 पुट करूंगा। तो जनरल टर्म कौन सी बन जाएगी, वो t सेवंथ टर्म है, वो आएगी अपनी कौन सी, 45 c 6 x की पावर 6। तो जो क्वेश्चन पूछा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, वो कितना आ जाएगा, 45c6। हाँ 45c39 भी बोल सकते हो, 45c6 भी बोल सकते हो, दोनों ही बोले जा सकते हैं। तो मैंने तो आपको इस तरीके से कराया कि आप x की पावर 6 पूछ रहे हैं, वन प्लस एक्स की पावर की एक्सपेंशन, देखो ये वाली एक्सपेंशन यूज होगी ना, वन प्लस एक्स की होल पावर n की, उसने ये वाली एक्सपेंशन यूज करवाई। अगर यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे 2 आता है, हमें किसको ढूंढना है, x की पावर 6 को, x की पावर 6 ढूंढना है, तो इसके साथ कौन आएगा, nc आएगा। n कितना दिया हुआ है, 45, n कितना दिया हुआ है 45, तो आंसर हो जाएगा 45c6। अब एक काम करो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, इसके अंदर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उसका सम निकालो। देखो मैंने भी आपको बोला था सम निकालने के लिए दुनिया भर की सम खुलेंगी। अब अंदर मत सोचो कि 3 टर्म्स दे रखी हैं, 4 दे रखी हैं, 5 दे रखी हैं। ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश करो। सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट्स निकालने का मतलब क्या होता है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो दुनिया भर की टर्म्स खुलेंगी। हर एक टर्म के अंदर हो सकता है कि एक्स वाला पार्ट हो या ना हो। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है, एक्स वाले को तो 1 कर दो, एक्स को क्या कर दो 1, तो जो बची हुई चीजें हैं वही कोफिशिएंट्स होंगे, जो बची हुई चीजें होंगी कोफिशिएंट्स होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने बोला कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, मैंने बोला तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा इसकी एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म्स खुली, इसकी एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म्स खुली उनके कोफिशिएंट का सम बता दो। एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है 2, वाई स्क्वायर का कितना है 1। इन कोफिशिएंट का सम कैसे हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। अगर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई हट जाए और ये वाई स्क्वायर हट जाए। इनको हटाने का तरीका क्या होगा कि एक्स को भी 1 पुट कर दूं, वाई को भी 1 पुट कर दूं। अब इसकी पूरी एक्सपेंशन खोलूंगा तो दुनिया भर की करोड़ों टर्म्स खुल जाए, मान लो क्या 1 लाख टर्म्स निकले, जितनी मर्जी टर्म्स निकले इसके अंदर, तो उसके अंदर एक्स वाला पार्ट होगा। मतलब हो सकता है एक टर्म हो x, दूसरी टर्म हो 3x स्क्वायर, अगली टर्म हो 4x क्यूब, वो ऐड हो रही होंगी। जो ऐड हो रही है उसके अंदर x के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं का तो सम निकालना है। तो उनका सम निकालने के लिए क्या करूंगा, x को मैं 1 पुट कर दूंगा, x को 1 पुट कर दूंगा। तो राइट साइड में क्या सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स बचेंगी जिनका सम चाहिए। तो राइट साइड में अगर x को 1 पुट कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में भी x को 1 पुट करूंगा, तो जो राइट साइड में कोफिशिएंट का सम बनेगा वो इसी के इक्वल होगा। x को अगर 1 पुट कर दिया तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, -1 की होल पावर कितना हो जाएगा 2163 विच इज -1। कल को अगर वो कोई भी क्वेश्चन देता है नीचे 10 टर्म्स दे दे, ऊपर जितनी मर्जी चढ़ा दे,
आपको वो पूछता है कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है, तो आप एक्स वाई जेड जो भी दे रखा है सबको 1 पुट कर देना, जो भी एक्स्ट्रा चीजें बचेंगी वो 1 हो जाएंगी और कोफिशिएंट्स का सम आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं इसमें फोर्थ टर्म निकालो, इसकी एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म निकालो, T4। T4 निकालना है इसके अंदर, फोर्थ टर्म मतलब फोर्थ टर्म माने 3+1, T4 माने 3+1, तो TR+1, R की वैल्यू कितनी होगी 3, देखते हैं। जनरल फॉर्मूला लगा दिया T4, इसको क्या लिखूंगा T3+1, N कितना दिया होगा 7, तो फॉर्मूला क्या बनेगा R 7C3, पहली टर्म क्या है 2 इंटू एक्स, तो 2x की पावर में आएगा 7 में से 3 गया, कितना 7 माइनस 3। दूसरी टर्म क्या है -y/2, -y की पावर 2 कितना, जितना 3। यहाँ पे सोल्व किया तो आंसर फोर्थ टर्म ये आ गई। नेक्स्ट पॉइंट ये निकालो, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 3, x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकाल के दो, इसके अंदर x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकाल के दो। देखो भाई x की पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए तो अपन क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे TR+1, TR+1 जनरल टर्म लिखेंगे। करने का तरीका देखो क्या होगा, हम लिखेंगे पहले जनरल टर्म TR+1 करके। देखो अगर मैंने इसका TR+1 लिखा तो क्या आएगा 6CR, फिर 2x² की पावर 6 माइनस 3, इसका क्या आएगा -1/3x इसकी होल पावर 3R। ठीक, अगर रीअरेंज करूंगा तो क्या होगा 6CR तो 6R बचेगा, ये 2 की पावर 6 माइनस R अलग हो जाएगा, x की पावर 2 6 माइनस R मिल जाएगा। देखो इसकी नेट पावर कितनी, एक तो x की पावर ये आ रही है, दूसरी x की पावर ये आ रही है। ठीक, इतनी सी बात आ रही है यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसको रीअरेंज किया तो x की पावर कुल मिला के ये बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी 12 माइनस 3R। अब मुझे क्या चाहिए, x की पावर कितनी चाहिए R, तो मैं क्या करूंगा 12 माइनस कर दूंगा 3, इसको सोल्व करूंगा तो R की वैल्यू आ जाएगी 3। R की वैल्यू 3 आई तो इसके अंदर R की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 3। करने का तरीका मैं फिर से बता रहा हूँ, TR प्लस फाइनल टर्म लिखो, x की पावर को इकट्ठा करो, x की पावर ये यहाँ से इकट्ठी हो जाएगी, x की नेट पावर कितनी बन जाएगी 12 माइनस 3R, 12 माइनस 3R, 12 माइनस क्या पुट कर दोगे 3, इसको सोल्व करोगे R की वैल्यू आ जाएगी 3। कह रहे हैं R अगर 3 होगा तो इसकी नेट x की पावर कितनी बनेगी 3 बनेगी। तो हम क्या करेंगे अब R को 3 कर देंगे यहाँ पे, अपना आंसर आ जाएगा। तो R इसमें जब 3 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 63 और इसको नेट तो x की पावर 3 निकल के आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने क्या करना पड़ेगा आपको, जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, x की नेट पावर इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसको जो भी पूछा गया उसके इक्वल कर दोगे, उसको इक्वल करोगे तो R की वैल्यू आएगी, वही R की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिडिल टर्म देखते हैं। अब x प्लस वाई की अगर होल पावर n होती है, देखो पावर 2, x की पावर 2 बात करूं या x प्लस वाई होल पावर 4 बात करूं, ठीक, इसमें टोटल टर्म्स कितनी आती हैं 3, इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, ठीक, इसमें 3 टर्म्स आ रही है, मान लो 1 2 3, 1 2 3, नीचे वाले में आ रही है 1 2 3 4 5, इसमें मिडिल टर्म से होगी दूसरी। अब ये दूसरी टर्म लाने के लिए क्या करोगे, ये 3 है, 3 में एक ऐड कर दो 3 प्लस 1/2, ये काम कर सकते हो। या फिर इसको दूसरा तरीका क्या करोगे, आपकी मिडिल टर्म कौन सी है सेकंड पोजीशन, मिडिल टर्म कौन सी है सेकंड पोजीशन की, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इसको n मान लो, ये n है तो इसको क्या ले सकते हो n/2 प्लस 1, इस पोजीशन पे जो सी भी टर्म होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी, क्योंकि आपको क्या पता है x 3 है, टर्म कौन सी पोजीशन की होगी दूसरी पोजीशन की होगी, तो वो जानने के लिए कौन सी टर्म है वो लिख दोगे आप
टू, टू बाई टू कितना हो जाता है 1, 1 2, तो मतलब सेकंड टर्म है जो आपकी मिडिल टर्म होगी। सिमिलरली यहाँ पे कितनी टर्म्स है 5, मिडिल टर्म कौन सी होगी तीसरी, तो कैसे आएगा, जो भी पावर दी हुई है 4 4 2 प्लस 1, ये तीसरी पोजीशन हो जाएगी। 4/2 कितना होता है 2, 2 प्लस 1 3। तो आपको याद रखना है x प्लस वाई की होल पावर है तो मिडिल टर्म एक ही होगी, और वो कौन सी टर्म होगी n/2 प्लस 1th टर्म। इस पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी, वही आपकी मिडिल टर्म होगी। ठीक, इसको लिखने का तरीका देखो, इस वाली मिडिल टर्म, इस पोजीशन पे जो टर्म होगी उसको मैं ये वाली वैल्यू निकालनी है मेरे को बेसिकली t n/2 प्लस 1, ये इस तरह t r प्लस 1, टी आर प्लस 1। इसके अंदर मुझे निकालना है जब n इवन है, n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती हैं, और मिडिल टर्म कौन सी होती है इस पोजीशन पे n/2 प्लस 1th पोजीशन पे, n/2 प्लस 1 पोजीशन पे। टी आर प्लस 1 लिखते थे तो पहले कोफिशिएंट क्या आता था NCR पे, r आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है n/2, तो NC n/2, x की पावर कितना हो जाएगा, n में से n/2 गया तो x की पावर n/2, y की पावर n/2। इतना बताना, पहला केस क्लियर हुआ, जब n इवन होगा तो मिडिल टर्म ये वाली पोजीशन पे होगी और उसकी वैल्यू ये वाली होगी। उसके बाद दूसरा केस कौन सा होगा, जब n ओड होगा, मान लो x प्लस वाई की होल पावर में लिखता हूँ, x प्लस वाई की होल पावर 3 लिखा, इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएंगी 4, 1 2 3 4, तो मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी 2 होंगी। कौन कौन सी होंगी, अभी मिडिल टर्म्स कौन सी 2 होंगी, उसको लिखने का तरीका देखो क्या होगा। ये कितना है 3 है, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आपको चाहिए पोजीशन और एक चाहिए तीसरी पोजीशन। इसको लाने का तरीका क्या होगा, n 3 में एक ऐड किया, जैसे 3 में एक ऐड किया कितना बनेगा 4, और 2 किया डिवाइड, तो ये कितना आएगा 3 प्लस 1 4/2, दूसरी पोजीशन। पहली टर्म तो हो जाएगी n प्लस 1/2, दूसरी टर्म कौन सी हो जाएगी, इसी के अंदर एक ऐड करना है, मतलब n प्लस 1/2 में एक ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा n प्लस 3/2, n प्लस 3/2। इसके अंदर मेरे को 3 आंसर चाहिए, तो कैसे आएगा n प्लस उसके अंदर 3 ऐड करता हूँ डिवाइडेड बाई 2, मतलब n के बार ऐड करा, n के अंदर एक बार 3 ऐड किया, तो डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा दूसरा और ये आ जाएगा तीसरा, दूसरी और तीसरी पोजीशन। तो इन जनरल अगर y की होल पावर n है, x प्लस वाई की होल पावर n है और n ओड है, तो एक तो ये वाली टर्म आएगी n प्लस 1/2th टर्म, और ये n प्लस 3/2th टर्म, ये वाली टर्म्स हो। ठीक, ये वाली और 2 इवन टर्म्स, जो 2 मिडिल टर्म्स आ रही है इस केस के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बन रही है तो मिडिल टर्म 2 आएंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स टोटल ओड होती हैं तो एक मिडिल टर्म आती है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो मिडिल टर्म नहीं आती है, 2 आती है। वो कौन कौन सी पोजीशन आती है, एक ये वाली पोजीशन आती है और एक दूसरी ये वाली पोजीशन आती है। अब लिखने का तरीका देखो, आपको एक ये वाली टर्म निकालनी है, तो क्या कहते हो tn प्लस 1/2, इसको लिखने का तरीका देखो क्या होगा, इसको आप फिर से लिखो tr प्लस 1 की फॉर्म में, tr प्लस 1 की फॉर्म में। तो n प्लस 1/2 को आपको ब्रेक करना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में r प्लस 1 समथिंग प्लस 1, किसके को हो जाएगा n प्लस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक, तो कैल्सियम लोगे तो 2 पर जाएगा, 2 माइनस 1 हो गए 1 बचेगा n प्लस 1/2। तो मुझे tn प्लस 1/2 चाहिए, पर जनरल फॉर्म तो होती है tr प्लस 1 फॉर्म की, तो इसको ब्रेक कर इस फॉर्म में, तो tn प्लस 1/2 निकाल रहा हूँ, बेसिकली क्या निकाल रहा हूँ tn माइनस 1/2 प्लस 1, ये वाली पोजीशन निकाल रहा हूँ, तो किसकी इक्वल हो जाएगी, x प्लस वाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो nc n माइनस 1/2 तो आएगा ही ये वाला पार्ट। इस x की पावर में कौन आएगा, इसकी पावर में कौन आएगा, इस n में से अगर ये चीज माइनस कर दूं तो वो वाली चीज आएगी, हो जाएगी n प्लस 1/2। y के ऊपर कौन आएगा, नीचे वाला का पूरा पार्ट ये वाला आ जाएगा। सिमिलरली tn प्लस 3/2 चाहिए, तो tn प्लस 3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tn प्लस 1/2 प्लस 1, r प्लस 1 वाली फॉर्म आ गई ये वाली फिर से, nc c के नीचे तो n प्लस 1/2 आ जाएगा ये वाला, y के ऊपर भी ये वाली चीज आएगी और x के ऊपर कौन जाएगा, n में से ये चीज माइनस करी तो ये आएगा, तो ये 2 टर्म्स आ जाएगी। आपको याद नहीं रखना, याद रखना है तो रख लो, पर पेपर में डायरेक्टली आप सोचो 4 टर्म्स हैं, मतलब n अगर इवन है, n अगर इवन है
एन अगर 4 है मान लो, तो टर्म्स टोटल कितनी खुलेंगी? 5, 1 2 3 4, 3 4। तो मिडिल पोजीशन कौन सी होगी? ये। तीसरी पोजीशन में पहुंचने का मतलब क्या है? 4/2 + 1 कर दो, तो तीसरी पोजीशन आ जाएगी। अगर एन है तो टोटल टर्म्स कितनी खुलेंगी? 6। कितनी खुलेंगी? 6, 1 2 3 4 5 6। आपको कौन सी टर्म्स चाहिए? एक ये वाली और एक ये वाली। ये लाने का तरीका क्या? 5 + 1/2, 5 + 1/2 मतलब कौन सी? तीसरी टर्म। और अगली कौन सी हो जाएगी? चौथी टर्म। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मिडिल टर्म निकालते, फाइंड मिडिल टर्म। 2x² - 1/3x की होल पावर 11 की मिडिल टर्म पर 11 है, तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी? 12। टोटल टर्म्स हो जाएंगी 12, तो मिडिल टर्म्स कितनी आएंगी? 2 आएंगी। एक 6 आएगी, एक 7 आएगी। ठीक है, देखो n 11 है, तो एक तो आ जाएगी 11 + 1/2। दूसरी कौन सी आ जाएगी? 11 + 3/2। ठीक, एक टर्म आ जाएगी 6, एक आ जाएगी 7। सभी ने सही आंसर दिया लगभग। ध्यान से देखो, 6 और 7 टर्म चाहिए। 6 लिखने के लिए मतलब ये क्या है? T6। T6 बेसिकली क्या होगा? T5 + 1। तो C के नीचे कौन जाएगा? 2x² के ऊपर कौन जाएगा? 11 - 5। ये दूसरी टर्म है जो -1/3x, -1/3x के ऊपर कौन जाएगा? 5। सिमिलरली आप ये निकाल दो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड x की पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसमें x की पावर 15 निकालना। अच्छा, करने के तरीके दो हैं इसके। एक तो आपने जनरल टर्म से भी कर सकते हो, tr+1 मान सकते थे, tr+1 x की नेट इकट्ठी करते हो, उसको 15 की इक्वल करते। दूसरा काम क्या कर सकते हो? यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हो। x कॉमन निकालोगे तो बन जाएगा x की पावर 10। ये बन जाएगा 1 - x की पावर 10। पावर 10 तो यहाँ पर आ चुका है। इसमें से हमें क्या चाहिए? पावर 5 चाहिए। ठीक, यहाँ से x की पावर 5 आ जाएगी, तो x की पावर 5 और x की पावर 10 मिलकर कितना हो जाएगा? x की पावर 5, x की पावर 10 मिलके कितना हो जाएगा? x की पावर 15। ठीक, एक तरीका ये भी था। अब इसमें से आप फटाफट x की पावर 5 तो निकाल ही सकते हो। x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? x की पावर 5 यहाँ पर हो जाएगा 10c5 - x की पावर 5। 10c5 - x की पावर 5, तो ये कितना आ जाएगा? tr+1 ncr। ठीक है, ये 10c5 - x की पावर 5, और यहाँ पे x की पावर 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? -10c5। बताओ भाई, समझ आए? मतलब आप एक जनरल टर्म मान के भी कर सकते थे, बेटर है कि x कॉमन आ रहा था, x की पावर 10 तो यहाँ पर आ गई, और डायरेक्टली यहाँ से x की पावर 5 निकाल दिया। यहाँ पे x की पावर 5 लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 10c5 - x की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हम ध्यान से देखो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 + √2 की होल पावर 7 है, दूसरा 1 - √2 की होल पावर 7 है। ठीक, अब इसको करने का तरीका देखो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, तो 1 + √7, एक काम करते हैं, मैंने ऐसी एक एक्सपेंशन ऊपर लिखी थी, ये वाली, ध्यान से देखो। अगर मैं कहता हूँ इस एक्सपेंशन प्लस इस एक्सपेंशन को मेरे को ऐड करना है, ऐड करूंगा तो क्या होगा? ये वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, ये वाली दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और पावर वाली कैंसिल होती जाएंगी। यहाँ पे फिर और पावर वाली टर्म कैंसिल होंगी और ये वाली जुड़ती जाएंगी। ठीक, और अगर मैं कहते हैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें क्या होगा? ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, पावर 7 है, इसको एक्सपेंड किया तो ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले को भी एक्सपेंड किया तो ऐसे। अब मुझे पता है कि -√2 है यहाँ पे, तो ओड पावर जिसमें आएगी वहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो पावर 1, पावर 3, पावर 5 और पावर 7 वाली टर्म्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। टर्म्स कौन सी बचेंगी? पावर 0 वाली, फिर 2 वाली, फिर 4 वाली, फिर 6 वाली, और ये वाली सेम,
फिर 2 पावर वाली दोनों में सेम होगी, 4 वाली दोनों में सेम होगी, 6 वाली दोनों में सेम होगी, और ऑड पावर वाली तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, कभी दिया हो प्लस ऐसा दिया हो तो प्लस है बीच में अगर, तो √2 की इवन पावर वाली ऐड हो जाएंगी और माइनस ऑड हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड किया तो इवन पावर वाली को ऐड कर लो और ऑड पावर वाली को कैंसिल कर दो। ठीक, वही काम किया मैंने यहाँ पे। देखो इवन पावर वाली ट्वाइस हो जाएंगी, तो ट्वाइस होती दिख रही है, 2 टाइम्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये टाइम्स कर दिया। ये इवन पावर वाली मैंने लिखी रहने दी, इवन पावर वाली लिखी रहने दी और इसको सम कर दिया तो ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है ये वाली चीज, ऑड पावर वाली कैंसिल हो जाएंगी, सॉरी इसमें क्या होंगी, इवन पावर वाली कैंसिल होंगी, इवन वाली कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि बीच में साइन है, बीच में माइनस साइन है, तो ऑड पावर वाली ट्वाइस हो जाएंगी। ये देखो माइनस ये किया, इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट करी तो ये टर्म तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और इसका माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये चीज ऐड हो जाएगी। ठीक, सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस है, बीच में माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पावर 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5 अपनी आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा टर्म्स दिया हो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सी टर्म कैंसिल होगी, कौन सी टर्म ऐड होगी। ठीक, कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको करने के लिए, ये नोट्स मैं अभी आप क्लास के बाद दे दूंगा, और कल की वीडियो और आज की वीडियो दोनों आज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो मैं आज टोटल पहले 8 पेज तक के आपको क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, ये रिवाइज करना। बाइनोमियल थ्योरम की बुकलेट जिसके पास है वो मेरे को मैसेज करना। मनन सिंह तेरे को मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ, बाकी सब एक बार चले जाएंगे तो तेरे को अनम्यूट करता हूँ, तेरे डाउट बता देता हूँ। रुक जा, 2 मिनट रुक जा। अब क्या है, अब क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के तो कईयों ने डाउट्स भेज रखे हैं, कईयों के डाउट्स पेंडिंग भी चल रहे हैं, मैं आज वो क्लियर कर दूंगा आप लोगों के। बाइनोमियल थ्योरम के जिसके पास मॉड्यूल नहीं है वो मेरे को मैसेज कर, बाइनोमियल थ्योरम की मॉड्यूल भी ले लो, और पुराने चैप्टर तो करते जाओ, इसको भी कंप्लीट करो। ये नोट्स में दे दूंगा, कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो दोनों ही आपको आज मिल जाएंगी, रात को 8 बजे तक मिल जाएगी। कल वाली तो अभी मिल जाएगी 1-2 घंटे तक, पर आज वाली शाम को मिल जाएगी। तो ठीक है, अभी मैं क्लास कर रहा हूँ ये एंड, आप लोग अपना पढ़ते रहो बढ़िया से, और जो डाउट्स है मेरे को भेज दो। ठीक, मनन सिंह तुम रुक जाओ, बाकी सब चले जाओ, बाकी किसी और का डाउट है तो रुक सकते हो, मॉड्यूल तो हो गया है सर। तो बढ़िया राहुल, फिर दूसरा चैप्टर भी करते जाओ साथ में, मॉड्यूल सफिशिएंट है उतनी करो, नहीं तो सिंगेज है तो उसको कंप्लीट कर लो। राहुल सिंगेज है तो सिंगेज लगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉड्यूल सफिशिएंट है आपका भी रिवाइज करना जितना टाइम है अपने पास। अगर सिंगेज है तो सिंगेज लगा लो, अगर सिंगेज नहीं है तो डीपीपी फिर भी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, तो फिर मैं आपको डीपीपी दे दूंगा। नहीं तो जिसके पास मॉड्यूल है, एग्जाम्पलर है और सिंगेज है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना क्लियर हो जाएगा आपका, उतना ही करना।